देखो आज के क्लास में हम लोग को है ना 3 तरह का मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, उसके बारे में डिस्कस करना है। एक होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, एक होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और एक होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तीनों को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास जो सबसे पहला टॉपिक हम लेके आए हैं दैट इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एक ऐसा पर्टिकुलर सब्सटेंस जिसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसको रिपेल करेगा। एक ऐसा पर्टिकुलर सब्सटेंस जिसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड उसको रिपेल करेगा, वैसे सब्सटेंस को हम लोग डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कोई भी सब्सटेंस डायमैग्नेटिक की तरह कैसे बिहेव करता है या कब बिहेव करता है, याद रखना कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो, ठीक है ना, जितना भी इलेक्ट्रॉन है सब अगर पेयर्ड है, मान लो जैसे हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लिखे तो ऑल इलेक्ट्रॉन मस्ट बी पेयर्ड, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड उसको वीकली रिपेल करेगा। ऐसे सब्सटेंस को आप डायमैग्नेटिक कहते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में हमेशा ध्यान रखना, इस फिगर के हिसाब से आप बहुत सारा चीज निकाल लेते हैं। ओके, ये फिगर के, ये सब तो कैरेक्टरिस्टिक अगर लिखने आ गया कि 2-3 कैरेक्टरिस्टिक लिखो तो इसमें से कुछ भी लिख देना, आपका काम हो जाएगा। ये फिगर को समझने का कोशिश कीजिए। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में थोड़ा समझिएगा। मान लीजिए जैसे आप डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में आप एक H अप्लाई किए। अब सब्सटेंस पे जब आप डायमैग्नेटिक सब्सटेंस पे आज H अप्लाई करते हैं तो इस सब्सटेंस के अंदर का जो I डेवलप होता है ना वो H के अपोजिट में होता है। सब्सटेंस के अंदर जो I डेवलप होता है, I कहने का मतलब होगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, वो अप्लाइड H के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब आप क्या पढ़े, आप ऐसा पढ़े हैं कि जो हमारा B होता है वो H और I का वेक्टर सम है। अब अगर मेरा H और I अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हमारे B का मैग्नीट्यूड H के मैग्नीट्यूड से कम होगा? बोलो सही है कि नहीं? इसलिए यहां पे आ जाओ, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्रेजेंट करोगे तो सब्सटेंस के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया है वो कम होगा क्योंकि इसका B कम है, और सब्सटेंस के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया है वो ज्यादा होगा क्योंकि उसका H बड़ा है। आप अगर इस सब्सटेंस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको छोड़ के दूर से निकलता है। दूर से निकलने के पीछे का कारण है, दूर से निकलने के पीछे का कारण है कि यहाँ B जो है वो H से छोटा होता है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, अगर B मेरा H से छोटा होता है तो आप पढ़े थे ना लास्ट ईयर कि म्यू इज इक्वल टू B बाई H होता है, तो क्या ये म्यू मेरा 1 से छोटा होगा? म्यू का वैल्यू 1 से छोटा, बोलो सही है कि नहीं? हाँ, अगर हमारा म्यू 1 से छोटा है तो लास्ट ईयर का एक रिलेशन आप निकाल रखे हैं, हम एक बार फिर से दिखा देना चाहेंगे कि आपका जो म्यू है वो काई के साथ इस तरह से रिलेटेड है, म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस काई। आपका ये म्यू 1 से छोटा कैसे आएगा? देखिए देखिए देखिए, बिकॉज म्यू 1 प्लस काई है तो याद रखना डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए काई इज स्मॉल नेगेटिव, काई का वैल्यू नेगेटिव होता है भाई। अगर ये नेगेटिव नहीं होगा तो 1 से छोटा कैसे करोगे? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड रिपेल करता है, पहला लाइन, उसके अंदर सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता है, उसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है। नेगेटिव में बड़ा नेगेटिव मत सोचना, छोटा नेगेटिव। बड़ा नेगेटिव मतलब, छोटा नेगेटिव का मतलब क्या? देखो बहुत ज्यादा नेगेटिव कर दोगे तो 1 में माइनस बड़ा करोगे तो म्यू नेगेटिव, म्यू नेगेटिव का कोई फिजिकल सेंस होता नहीं है, ठीक है, तो छोटा नेगेटिव रहेगा।
अब ऐसे केस में अगर तुम रिलेटिव परमेबिलिटी लो तो उसका वैल्यू लेस देन 1 होगा, ये म्यू लेस देन 1 है। तो जो यहाँ है वो सब यहाँ पे सिंपल वे से आपके सामने लिखा हुआ है। क्या तुमको मेरी बात समझ में आ रही है? खास तौर पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मॉड्यूलेशन समझ में आया? बोलो जी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मॉड्यूलेशन समझ में आया सबको? इधर वाला आवाज नहीं आ रही इसलिए रुके हुए हैं, ठीक है? चलो ठीक है, थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस weakly attracted by magnetic field, weakly attracted by magnetic field, paramagnetic substance weakly attracted by magnetic field। दूसरा कौन सा सब्सटेंस है जो पैरामैग्नेटिक होगा, जिसको मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है, याद रखना वो एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह काम करता है। तो ऐसे आप ध्यान रखें कि प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेक्स सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मौजूद होना किसी भी सब्सटेंस के पैरामैग्नेटिक होने का एक तरह से प्रूफ ही है। कोई तुमसे बोल दे, देखो जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे एल्यूमिनियम, प्लैटिनम, क्रोमियम ये सब दिया है। जब आप एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो उसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। प्लैटिनम, क्रोमियम किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, सबके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। केमिस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे मान लो तुमसे केमिकल बॉन्डिंग को पॉइंट ऑफ व्यू बना के बोला जाएगा कि एक्सप्लेन ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक गैस, तो तुम्हारा काम क्या है कि O2 का एक कॉन्फ़िगरेशन लिखो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है। सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, ऐसे करके पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन को फिल कीजिएगा, आप खुद देखिएगा कि वहां 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया। तो जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है वो किसी भी सब्सटेंस के पैरामैग्नेटिक होने का प्रूफ होता है। तो प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेक्स इट पैरामैग्नेटिक। अब यहां देखो, अगर मान लो आप ऐसे सब्सटेंस के ऊपर आप H को अप्लाई करते हो, जब आप इस तरह के सब्सटेंस पे H को अप्लाई करते हो तो यहाँ जो I डेवलप होता है वो उसी डायरेक्शन में होता है जिधर H अप्लाइड है। अच्छा, अगर I उसी डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है जिधर H है, तो जैसा कि हम लोग सीख चुके हैं B का वैल्यू H और I का वेक्टर सम है, तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि B का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे H से बड़ा होगा? बोलो सही है? यस सर। ठीक। अब इस केस में अगर आप फील्ड लाइंस को मॉड्यूलेट करके बनाइएगा तो फील्ड लाइंस बाहर से इस पर्टिकुलर रीजन की तरफ खींच के दिखाया जाता है, जो तुमको इनडायरेक्टली ये शो करता है कि अंदर का B जो है वो H से बड़ा है। जो सब्सटेंस के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से बड़ा है, B का वैल्यू H से बड़ा है। नाउ थिंक दैट कि अगर B मेरा H से बड़ा है तो क्या मेरा म्यू 1 से बड़ा होगा? क्योंकि म्यू होता ही है B बाई H। और अगर म्यू मेरा 1 से बड़ा है तो क्या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी स्मॉल एंड पॉजिटिव? स्मॉल भी है और पॉजिटिव भी है, क्योंकि 1 से बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना है। 1 से बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना, बस 1 से बड़ा करना है। तो 1 से बड़ा करना है तो याद रखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है पॉजिटिव स्मॉल होगा,
रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से बड़ा होगा, बाकी सारा चीज ऐसे ही लिखा हुआ है। क्या बोलते हो? यहाँ पे एक लॉ है, ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये हम आपको क्यूरी लॉ के फॉर्म में पढ़ाएंगे थोड़ी देर के बाद। क्यूरी लॉ कहते हैं इसको, ठीक है, क्यूरी लॉ के फॉर्म में हम पढ़ाएंगे थोड़ी देर के बाद। तो ऐसा सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होता है जो मैग्नेटिक फील्ड जिसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मौजूद होना सब्सटेंस के पैरामैग्नेटिक होने में मदद करता है। अब ऐसे केस में जो हमारा H आप अप्लाई करते हैं सब्सटेंस के ऊपर, तो जो I डेवलप होता है वो H के डायरेक्शन में होता है, इस वजह से B का वैल्यू H से बड़ा होता है। B बड़ा होने का मतलब है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो अंदर में आप दिखाओगे वो हमारे बाहर के अप्लाइड फील्ड से बड़ा होगा। बिकॉज B आपका 1 से बड़ा है, B H से बड़ा है, म्यू 1 से बड़ा होगा, और ऐसे केस में काई का वैल्यू स्मॉल रहेगा लेकिन पॉजिटिव आएगा। कहीं डाउट? कहीं डाउट? रुक जाओ, थोड़ा सेव कर ले, कल के जैसा हुआ। अभी आपके पास है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में आप ऐसे समझो, फेरोमैग्नेटिक substance are strongly attracted by magnetic field। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। एकदम आप इजी वे से इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपके हाथ में एक मैग्नेट है, बगल में आयरन का एक है ना कांटी ले लो, निडल ले लो, आप फील करेंगे ना कि वो मैग्नेट उस आयरन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो एकदम इतना स्ट्रांग फोर्स होता है जिसको आप है ना जनरल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। फेरोमैग्नेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से आप जनरल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं कि कोई आयरन का निडल है, उसको मैग्नेट अपनी तरफ खींच रहा है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। कारण क्या है? प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ large number of unpaired electrons। ज्यादा आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 26 होता है उसका एटॉमिक नंबर। जब आप आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसके अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 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 3d6। जब आप उसमें इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे d6 1 2 3 4 5 6 पेयरिंग, 4 ऐसा होगा जो अनपेयर्ड बच जाएगा। तो प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे सब्सटेंस को फेरोमैग्नेटिक बनाता है। लेकिन फेरोमैग्नेटिज्म में केवल एक एटम के अंदर मौजूद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। यहां पे 2-3 और वर्ड्स उस पर भी ध्यान दो। जब आप पूरे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को लेते हैं तो वो बहुत सारे छोटे 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 स्मॉल माइन्यूट वॉल्यूम में अपने आप को डिवाइड करके रखता है। ये जो छोटा छोटा माइन्यूट वॉल्यूम है ना, उसको हम लोग डोमेन्स कहते हैं। वर्ड सुनिएगा बहुत ध्यान से, उसको हम लोग डोमेन्स कहते हैं, ठीक है। अब एक डोमेन में मान लो जैसे ये एक डोमेन है, तो इसके अंदर बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा एटम्स है, बहुत सारा एटम्स है। एटम्स क्या करता है? एटम्स क्या करता है? अपने सारे मैग्नेटिक मोमेंट को सेम डायरेक्शन में अलाइन करता है, और वो सारा मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में अलाइन होकर एक स्ट्रॉन्ग डायपोल बनाता है। एक डोमेन का अपना डायपोल, एक डोमेन का अपना डायपोल, इस डोमेन का अपना डायपोल, इस डायमंड का अपना डायपोल, इस डोमेन का अपना डायपोल, हर डोमेन का अपना 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 डायपोल। कारण है कि एक डोमेन के अंदर जितना एटम्स है
सब अपने मैग्नेटिक मोमेंट को एक ही डायरेक्शन में अलाइन करेगा और वो डोमेन का एक खास मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। तो वो खास मैग्नेटिक मोमेंट इस तरह से एरो में दिखाया गया है। अब जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते सब्सटेंस पे, तो इन सारे डोमेन्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर इधर उधर इधर उधर करके अरेंज होता है। इसलिए याद रखना कि रैंडम डोमेन का ओरिएंटेशन में नेट डायपोल मोमेंट का वैल्यू होता है 0। रैंडम डोमेन ओरिएंटेशन, डोमेन्स का रैंडम ओरिएंटेशन होने की वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है 0। लेकिन जैसे ही आप सब्सटेंस पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए, आप इस सब्सटेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए, याद रखिए सारा का सारा डोमेन्स अपना मैग्नेटिक मोमेंट अप्लाइड एच की तरफ कर देता है। सारा का सारा डोमेन्स अपना मैग्नेटिक मोमेंट अप्लाइड एच की तरफ कर देता है। जब अप्लाइड एच की तरफ करता है, इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग आई डेवलप हो जाता है एच की तरफ। अब हम बात वही बोल रहे हैं कि बिकॉज आई एच की तरफ डेवलप हुआ, बिकॉज आई एच की तरफ डेवलप हुआ, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एच की तरफ डेवलप हुआ, इस वजह से याद रखिएगा कि B का वैल्यू H से काफी बड़ा हो जाता है। क्या आप सब कोई समझ पाए कि B का वैल्यू H से कैसे ज्यादा, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है? आवाज आ रही है? यस सर। क्या आप लोग सब कोई समझ पाए कि B का वैल्यू H से बहुत ज्यादा बड़ा कैसे है? नहीं? हाँ सर। फिर से एक बार, बिकॉज B H और I का वेक्टर सम होता है, और हम बोल रहे हैं कि सारा डोमेन्स एक डायरेक्शन में अलाइन होने की वजह से एक स्ट्रॉन्ग आई डेवलप कर देता है, एक स्ट्रॉन्ग आई डेवलप कर देता है, आई बहुत 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 बड़ा। तो जब आप H में आई जोड़िएगा तो B जो आएगा वो भी तो H से काफी बड़ा होगा। अब अगर B H से काफी बड़ा है तो म्यू का वैल्यू होता है B/H। क्या ये बोलोगे कि म्यू का वैल्यू 1 से काफी बड़ा? और अगर म्यू 1 से काफी बड़ा है तो क्या बोलोगे कि काई इज हाईली पॉजिटिव? यस सर। काई का वैल्यू काफी काफी पॉजिटिव होता है, काफी पॉजिटिव होता है, काई का वैल्यू हाईली पॉजिटिव होता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, अगर तुम आयरन का बात कर रहे हो तो काई लगभग 5000 से लेके 6000 के बीच होता है। काई का वैल्यू 5000 से लेके 6000 के बीच होता है, इतना बड़ा होता है। तो आपको ये समझना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। अब जरा इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे अपने आप को मॉड्यूलेट करता है वो देख लो। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग आई डेवलप है, ये H है। जब आप इसका फेरोमैग्नेटिज्म में, जब आप इसका फील्ड लाइंस बनाओगे, समझना जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दूर दूर से लाके दिखा सकते हो दिखाना, जितना ज्यादा से ज्यादा होगा बनाना। बस एक चीज ध्यान रखना कि दो फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करता, बस उसी को ध्यान रखना। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपने आप को मॉड्यूलेट करता है, और इसके पीछे का लॉजिक ये कहता है कि जो B है वो हमारे H से काफी बड़ा है। B अगर H से काफी बड़ा है तो उस रीजन के अंदर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया काफी बड़ा होना चाहिए। अगर हमारा B H से काफी बड़ा है तो वैसे केस में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मटेरियल के अंदर H से काफी 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 बड़ा होना चाहिए। क्या आपको समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? आवाज नहीं आ रही है, कोई है बताएगा कुछ? सर। हाँ बोलो सुभजीत। सर आवाज कट गया था सर, क्या पूछे सर? हम बोल रहे हैं कि ये B का वैल्यू H से काफी काफी बड़ा है, ये समझ में आया सबको? हाँ सर समझ गया सर। यस सर, ये समझ। चलो ठीक। अब यहाँ तक ये तीन सब्सटेंस था, तीनों एक एक करके आपके सामने रख दिया गया।
डायमैग्नेटिक उसका प्रॉपर्टी सारा, पैरामैग्नेटिक उसका प्रॉपर्टी सारा, फेरोमैग्नेटिक उसका सारा प्रॉपर्टी। यहां याद रखिएगा डोमेन्स, हर एक माइन्यूट वॉल्यूम डोमेन्स का फॉर्मेशन करता है और डोमेन्स के अंदर सारा इलेक्ट्रॉन, सारा डायपोल्स एक डायरेक्शन में अलाइंड होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई नहीं करते तो डोमेन्स रैंडम ओरिएंटेशन में रहता है जिसका रिजल्टेंट 0 होता है। लेकिन अगर आप एच अप्लाई कर देते हैं सारा डोमेन्स एक तरफ आ जाता है, एक स्ट्रॉन्ग आई बनाता है और उस स्ट्रॉन्ग आई की वजह से बी फील्ड का वैल्यू एक्स से काफी ज्यादा इंक्रीज करता है एंड सो ऑन सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने फील्ड लाइंस था। अब यहाँ पे सुनो, हम आपके सामने दो लॉ लिख रहे हैं। सबसे पहला है हम लोग के पास क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ ये कहता है, हाँ बोलो जी। डोमेन लिख सकते हैं आप, दैट लिखना है क्या, लिख लीजिए, डोमेन्स का डेफिनेशन लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए सब कोई। that minute volume in ferromagnetic substance, that minute volume in ferromagnetic substance in which magnetic dipole moment of each atom, in which magnetic dipole moment of each atom are aligned in same direction, magnetic dipole moment of each atom are aligned in same direction to create a very strong magnetic field, to create a very strong magnetic dipole moment, to create a very strong magnetic dipole moment is known as domain, is known as domain। ठीक है, यस सर, उसको डोमेन। अब आइए देखिए क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ क्या कहा, अभी हम थोड़ी देर पहले आपको हम बता रहे थे कि देखिए यहाँ क्यूरी लॉ दिया हुआ है। ठीक है, क्यूरी लॉ, ये ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब आप किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का बात करते हैं, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ इनवर्सली होता है। केल्विन वाला टेम्परेचर, डिग्री वाला नहीं। किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस जो पैरामैग्नेटिज्म को शो करता है उसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज प्रोपोर्शनल विद 1/T। जैसे ही आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं या कांस्टेंट की तरह C आता है, where C is called Curie constant, इसको हम लोग क्यूरी कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा, इससे तुम क्या सीखा? अगर हम बोल दें कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो इससे आप क्या सीखे? टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो पैरामैग्नेटिक नेचर बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। जितना ज्यादा आप किसी मैग्नेट को गर्म करेंगे, पैरामैग्नेटिज्म उतना ही कम होते जाएगा। ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म उतना ही कम होते जाएगा। थोड़ा लिख लो सब कोई, क्यूरी लॉ लिखना। according to this law magnetic susceptibility of any paramagnetic substance
is inversely proportional with absolute temperature. Is inversely proportional with absolute temperature. Inversely proportional with absolute temperature. ठीक है, दिस इज योर क्यूरी लॉ, ये तुम्हारा क्यूरी लॉ। अब इसी से ये आप नोट कर लीजिएगा, वहां पर जगह छोड़ दीजिए। एक और चीज आता है दैट इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। जब आप सुनिएगा क्यूरी टेम्परेचर के बारे में, जब आप किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, व्हाट है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जब आप किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जब आप किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसका फेरोमैग्नेटिज्म किसी ना किसी टेम्परेचर पे कन्वर्ट होके पैरामैग्नेटिज्म में बदल जाता है। देखो होगा क्या, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब तुम गर्म करोगे तो उसका डोमेन्स टूटेगा और उसका मैग्नेटिज्म घटने लगेगा। जिस टेम्परेचर पे कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करना स्टार्ट करता है, उसी टेम्परेचर को आप कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। क्या सबको सुनाई दिया हम क्या बोले? यस सर। यस। लिखो अगला क्यूरी टेम्परेचर। डैश देके लिखना, that temperature at which any ferromagnetic substance will behaves like paramagnetic substance. Any ferromagnetic substance will behaves like paramagnetic substance, comma, is known as Curie temperature, is known as Curie temperature. चलिए यहां तक कोई डाउट? ठीक, दिस इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लूप। ये कहलाता है हिस्टेरेसिस लूप। देखिए इस चीज को आप कैसे समझिएगा, तो पहले हम जो एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं उसको आप फील कीजिए। क्या भी कभी आप ऐसा किए हैं, फील किए हैं? आप एक मैग्नेट लीजिए, मान लीजिए ये मेरे पास एक आयरन का निडल है, ये कहीं दूर रखा हुआ था, मैग्नेट से बहुत दूर रखा हुआ था। इसके नजदीक में हम छोटा छोटा आयरन का पीसेस ले गए, ये अट्रैक्ट नहीं किया। फिर हम इसको ले आए, वहां से उठा के मैग्नेट में सटा के 2 दिन के लिए रख दिए। फिर उसके बाद इसको मैग्नेट से हटाएं और फिर ले जाके उस आयरन फिलिंग से टच किए, तो क्या ये उस आयरन फिलिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? यस सर, अट्रैक्ट करेगा। आप लोग अगर कभी भी ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट बचपन में करके देखे होंगे तो आप फील करते हैं कि थोड़ी देर तक भी अगर मैग्नेट के साथ इस आयरन को टच में रखा जाए तो निकालने के बाद भी थोड़ा थोड़ा मैग्नेटिज्म शो करता है, करेक्ट ना? हाँ सर, यस सर। ठीक, अब सुनिएगा, जब भी आप किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस पे H अप्लाई करते हैं, मतलब उसको मैग्नेटाइज करने का कोशिश करते हैं, तो H के रिस्पांस में, H जो आप अप्लाई H करते हैं, उस H के रिस्पांस में सब्सटेंस अपने अंदर I डेवलप करता है, मैग्नेटिक डायपोल्स डेवलप करता है, जिसका पर यूनिट वॉल्यूम I कहलाता है।
H के अप्लाई करने से I डेवलप होता है। जैसे जैसे आप अप्लाइड H को बढ़ाते हैं वैसे वैसे I बढ़ता है। देखो, अगर आप एक ग्राफ बना रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहने का मतलब I और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहने का मतलब H के बीच, तो जैसे जैसे आप H बढ़ाइएगा वैसे वैसे I बढ़ेगा, I बढ़ेगा, I बढ़ेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि सब्सटेंस के अंदर जितना मैक्सिमम I डेवलप होना था हो चुका, उसको कहते हैं सैचुरेशन। सब्सटेंस को जितना मैग्नेटाइज होना था हो चुका, अब वो ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं होगा, कितना भी H अप्लाई कर लीजिएगा मैग्नेटाइज नहीं होगा, उसको जितना होना था हो चुका। ठीक है भाई, अब हम क्या कर रहे हैं, हम H को घटा रहे हैं। जब हम H को घटा रहे हैं, H को घटा रहे हैं, H को घटा रहे हैं, घटा रहे हैं, I घट रहा घट रहा घट रहा, लेकिन हम B पे पहुंच गए। B पे पहुंच गए, इसका मतलब क्या है, इसका बहुत बड़ा मतलब है भाई, बहुत बड़ा मतलब है। B पे रुकिए थोड़ा सा, ये B है। B आपको ये दिखाता है कि जितना आप H बढ़ाए थे, आप तो H पूरा घटा के जीरो कर दिए, H तो घट के जीरो हो गया, लेकिन अभी भी सब्सटेंस के अंदर कुछ ना कुछ I बचा हुआ है। बोलो सही है? यस सर। जितना सब्सटेंस के अंदर I बच जाता है, तब जब आपका अप्लाइड H घट के जीरो हो जाए, उसको कहते हैं रिटेंटिविटी। ये देखो रिटेंटिविटी, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, यहां से यहां तक का गैप, जैसे मान लो O से B है, तो O से B जो है वो रिटेंटिविटी है। O से B रिटेंटिविटी, ये बचा हुआ I, बचा हुआ I, बचा हुआ I का मतलब रिमेनिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन व्हेन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम जीरो। जब आपका अप्लाइड H घट के जीरो हो गया, फिर भी सब्सटेंस में कुछ I बच गया, उसको कहते हैं रिटेंटिविटी। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर। यस। अब जो बचा हुआ I है, उसको भी अगर हम जीरो करना चाहते हैं, तो जो H आप राइट की तरफ अप्लाई करके रखे तो उसको निगेटिव में अप्लाई कीजिए। ये वाला O से C, ये C है, O से C, आप मान लीजिए इसमें कुछ I बच गया, इधर कुछ I बच गया, अगर आप उल्टा H अप्लाई कर दीजिएगा तो जो बचा हुआ I है वो घटते घटते एक समय में जीरो होगा ना। हाँ सर। जितना बचा हुआ I को जीरो करने के लिए, वर्ड सुनना, बचा हुआ I को जीरो करने के लिए जितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आप नेगेटिव डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं उसको कहते हैं कोर्सिविटी, OC, OC कोर्सिविटी। Coercivity is that negative value of H which is required to reduce remaining intensity of magnetization to zero। बचे हुए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को घटा के जीरो करने के लिए जितना H हम लोग निगेटिव पे अप्लाई करते हैं उसको कहते हैं कोर्सिविटी। इज दिस क्लियर? यस। अब आप फिर से उसको H को निगेटिव में अप्लाई कीजिए, ये चीज पीछे जाएगा, फिर वापस आएगा, यहाँ कुछ बच जाएगा, फिर इसको आगे ले जाइए, ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलते रहेगा। और ये जो एक साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन को फॉलो करने के बाद ये जो लूप आपके सामने बन के तैयार है, इसको कहते हैं हिस्टेरिसिस लूप, इसको कहते हैं हिस्टेरिसिस लूप। इस हिस्टेरिसिस लूप के अंदर का जो आप एरिया देख रहे हैं, एरिया प्रोपोर्शनल होता है हीट लॉस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइज करने के एक साइकिल में जितना हीट का लॉस होना है, ये एरिया उसी को बताता है। अगर एरिया बड़ा है तो समझ जाना ज्यादा हीट का लॉस, अगर एरिया छोटा है कम है तो समझ जाना कम हीट का लॉस। तो चलिए इसके बारे में कुछ लिखिए, सुनिए ध्यान से, लिखना पड़ेगा इसमें। सबसे पहले लिखिए हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस सर क्या बोले? ये बोले हिस्टेरिसिस।
हिस्टेरिसिस। लिखो इसमें द फेनोमेनन ऑफ लैगिंग मतलब पीछे रहना, द फेनोमेनन ऑफ लैगिंग ऑफ intensity of magnetization for applied magnetic field intensity, for applied magnetic field intensity, comma is known as hysteresis, उसको आप हिस्टेरिसिस कहते हैं। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखो द ग्राफिकल वेरिएशन between I and H, the graphical variation between I and H for one cycle of magnetization and demagnetization, for one cycle of magnetization and demagnetization, for one cycle of magnetization and demagnetization, is known as hysteresis loop, is known as hysteresis loop. लिखना है इसमें पैराग्राफ चेंज करके एरिया अंडर हिस्टेरिसिस लूप, एरिया अंडर हिस्टेरिसिस लूप will be directly proportional to heat loss, will be directly proportional to heat loss during one cycle of magnetization, directly proportional to heat loss during one cycle of magnetization. During one cycle of magnetization. ठीक है, ठीक है जी। हाँ सर। दो और डेफिनेशन हम लोगों को इसमें काम करना है। एक डेफिनेशन है रिटेंटिविटी का, एक है कोर्सिविटी। पहले लिखो रिटेंटिविटी। अच्छा एक काम कीजिए ना, जहां तक अभी लिखे हैं उसके बाद कुछ स्पेस छोड़ दीजिए, वहां ये लूप अच्छे से बना लीजिएगा बढ़िया से, हर चीज लिख के। ओके सर। हाँ सर वो जो प्रोसेस होता है मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में, तो सर उसमें हीट लॉस क्यों होता है सर? आपके घर में रबर है? रबर? यस सर। तुम उसको खींचो छोड़ो, खींचो छोड़ो, खींचो छोड़ो, इमेजिन करो 10 बार कर लिए, बात समझे? यस सर। छुओगे तो गर्म होगा? हाँ सर। क्यों गर्म होगा? उसको कहां से एनर्जी मिल गया गर्म होने का? आपका वर्क, आप जब उसको खींचते हैं छोड़ते हैं, बराबर आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं। बोलो सही है? तो आप जो वर्क कर रहे हैं सिस्टम के अंदर स्टोर होता है एज ए पोटेंशियल एनर्जी
जिसको सिस्टम अपने अंदर बांध के नहीं रख पाता तो वो हीट के फॉर्म में लॉस होता है। यस सर, समझ गया। यहाँ क्या है, यहाँ आप फोर्स नहीं लगा रहे हैं, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो उसको मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, जस्ट लाइक दैट। तो उसका जो वर्क है, एक तरह से ये फोर्स है, इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो फोर्स हो जाएगा। तो वो जो फोर्स वर्क कर रहा है मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, उससे जो एनर्जी का लॉस है वही हीट के फॉर्म में बाहर आता है। ओके, हाँ सर। तो ये वाला फिगर आप बना लो। अब उसके मतलब जगह छोड़ दो, उसके नीचे लिखो रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी का डेफिनेशन, रिटेंटिविटी डेफिनेशन लिखो। that remaining intensity of magnetization, that remaining intensity of magnetization when applied magnetic field intensity, when applied magnetic field intensity becomes zero, when applied magnetic field intensity becomes zero, is known as retentivity, is known as retentivity. Is known as retentivity. अगला लिखो कोर्सिविटी, COERCIVITY, ये कोर्सिविटी, यहाँ पे ये कोर्सिविटी, कोर्सिविटी। देखिए सामने आ रहे हैं ना, तो फ्लैश कर रहा है इसलिए हम पीछे से बोल रहे हैं, कोई इशू नहीं, आप सुनिएगा लिखिएगा। that minimum magnetic field intensity, that minimum magnetic field intensity which is applied, that minimum magnetic field intensity which is applied in negative direction, which is applied in negative direction, so that remaining intensity of magnetization becomes zero, so that remaining intensity of magnetization becomes zero, remaining intensity of magnetization becomes zero, is known as coercivity, is known as coercivity. बोलो ठीक है, समझ में आया यहां तक? हाँ सर। किसी को कोई डाउट? सर ये पूरा टॉपिक सर जेईई में सर क्वेश्चन आता है सर? बिल्कुल, थोड़ा थ्योरेटिकल है लेकिन क्वेश्चन है। आपको हम इसीलिए बार बार बोलते हैं क्वेश्चन बैंक फॉलो कीजिए, क्वेश्चन बैंक देखिए। आपको मैग्नेटिज्म का, आप लोग क्वेश्चन बैंक अभी तक पढ़ते हैं कि जो जो टॉपिक आप पढ़े उसका कैसा कैसा क्वेश्चन आपसे पहले पूछा गया है, आपको करना चाहिए था ना, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपके सामने एक कॉन्सेप्चुअल टाइप रखते हैं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपके बार बार पूछा जाता है। एक बार देखिए, हम आपके सामने दो हिस्टेरेसिस लूप बनाए हैं, H और I का दो हिस्टेरेसिस लूप बनाए, एक ऐसा बनाए और एक ऐसा है आपके पास। ये है आयरन का और ये है स्टील का। अब देखो,
हमेशा अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आप जानते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वो होता है जिसको तुरंत मैग्नेटाइज करो और फिर करंट को ऑफ करके डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज। अरे सुनो, आप लोग देखे होंगे, बहुत सारा वीडियोस है इसके लिए। आप अगर है ना देखिएगा, मान लीजिए गार्बेज है, बहुत सारा कचरा का भंडार लगा हुआ है और उसमें से हमको मेटल को निकालना है, तो एक बड़ा सा क्रेन लिए, क्रेन के नीचे में लगा दिए इलेक्ट्रोमैग्नेट, उस पर स्विच ऑन किए, वो मैग्नेटाइज हो गया, उसको है ना पूरे उस गार्बेज के ऊपर, पूरे कचरे के भंडार के ऊपर घुमा दिए, जितना भी उसके अंदर आयरन वायरन था सब जाके उससे अटैच हो गया। बोलो सही है? हाँ सर। फिर उसको जहां डंप करना है, रखना है, वहां ले गए, उसका मैग्नेटिज्म ऑफ कर दिए, तो सब डीमैग्नेटाइज हो गया, सारा चीज छूट गया, सब नीचे गिर गया। ये तरीका है मेटल पीसेस को छांट के अलग करने का। इसके लिए जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करते हैं उसका कॉन्सेप्ट है कि वो तुरंत मैग्नेटाइज हो, तुरंत डीमैग्नेटाइज हो, फिर मैग्नेटाइज, फिर डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज एंड सो ऑन। हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाया जाता है आयरन का, हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाया जाता है आयरन का। आप बताएंगे क्यों? यस सर, क्योंकि सर उसमें नेगेटिव जो एच लगता है सर वो थोड़ा कम लगता है कंपैरेटिवली, जिसके चलते सर वो इजीली सर मतलब जो उसका इंटेंसिटी रहता है मैग्नेटाइजेशन का वो जीरो हो जाता है। बिल्कुल, एक रीजन यही है, बिल्कुल सही बोला कि सर उसका कोर्सिविटी काफी छोटा है तो तुरंत वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। लेकिन दूसरा एक और भी इंपॉर्टेंट रीजन है, और वो है इस लूप का एरिया। गौर करना शुभजीत और सबको ही गौर करना, इस लूप का एरिया काफी कम है। इसका मतलब एक बार उसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में जो एनर्जी का नुकसान होगा वो कम है। हम लोग तो हमेशा चाहेंगे एनर्जी का नुकसान नहीं हो। बोलो सही है? हाँ सर। इस दो रीजन की वजह से कि उसका कोर्सिविटी कम है और यहाँ एरिया ऑफ द लूप भी कम है, तो एनर्जी का लॉस भी कम होगा। याद रखना, हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आयरन का बनता है। इज दिस क्लियर? अब जब आप स्कूल जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो बार मैग्नेट्स है स्कूल के अंदर का, या परमानेंट मैग्नेट्स, वो बनता है स्टील का। कारण बताओ? कारण है सर हाँ बोलो ना। सर रीजन यही होता है सर, ताकि मतलब अगर हम एच जो सर मतलब वो अगर जीरो भी हो जाएगा तो सर तुरंत से जो ये होगा सर मैग्नेटाइजेशन जो प्रॉपर्टी होगा सर वो जैसे सर फट से जीरो ना हो जाए। वेरी गुड। आपका अप्लाइड एच अगर निगेटिव में लग भी गया तो बहुत बड़ा निगेटिव लगेगा एच, तभी वो डीमैग्नेटाइज होगा, नहीं तो मैग्नेटाइज उसका खत्म नहीं होगा। आप बार मैग्नेट को बनाए ही इसलिए हैं कि उसका मैग्नेटाइजेशन खत्म ना हो, तो आप उसका कोर्सिविटी बड़ा रखेंगे। कोर्सिविटी बड़ा रखने का मतलब है कि जब बहुत स्ट्रॉन्ग एच निगेटिव में लगेगा तभी वो डीमैग्नेटाइज होगा। बिकॉज स्टील का कोर्सिविटी बड़ा होता है इसलिए स्टील को यूज किया जाता है परमानेंट मैग्नेट या बार मैग्नेट बनाने में, और बिकॉज इसका कोर्सिविटी कम है तो इसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने में। क्या कोई दिक्कत किसी को? नो सर। आकाश, अंजलि, देवर्या, रोही, शिवानी, किसी को कोई डाउट? नो सर। नो। चलिए, यही था आपके मैग्नेटिज्म का पोर्शन, सारा खत्म। अब आपके हाथ में वतन साथियों, बात समझ गए? मैग्नेटिज्म के लिए जितना न्यूमेरिकल बनाओगे, जितना अच्छे से कमांड करोगे, उतना चीजें अच्छी रहेंगी। लास्ट का कुछ पोर्शन थ्योरेटिकल था, लेकिन हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं, आपके लिए हर चीज काम का है, तो आपको उसके उसके तरीके से पढ़ाया गया। शुरुआत में आप देखिए खाली आप थ्योरी, न्यूमेरिकल 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 चले, लास्ट में आप पहुंचे तो आपको थ्योरी थ्योरी मिला, ठीक है। लेकिन हर चीज का मिक्स बैगेज होता है, जहां जिस कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ता है वो देना जरूरी होता है, चाहे वो थ्योरेटिकल हो, न्यूमेरिकल हो, कॉन्सेप्चुअल हो, सब चीज आपके लिए था। कहीं कोई दिक्कत यहां तक समझने में? नो सर। चलिए ठीक। सर हम कुछ क्वेश्चन भेजे हैं ग्रुप में। हाँ हाँ हम देख रहे हैं, उसी को हम देख रहे हैं।
रोही का 2 क्वेश्चन है, शुभजीत का 6-7 क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा है ऐसा 19 नंबर इलेक्ट्रॉन मूव विद द स्पीड u अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस एट y इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, B field है B naught k cap which exists to the right of y axis. The electron exists from the region after some time with a speed v at ordinate y. Then. क्या नहीं समझे जी रोहित? इतना ज्यादा लिखी, शुरुआत कैसे करें वही नहीं समझ। बस 11 पे है ना, हम इसी पे बात कर रहे थे 11 स्टूडेंट्स के साथ कि फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है कि शुरुआत आप ही को करना पड़ता है। फिजिक्स उसके बाद आपको मदद करता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। फिजिक्स कभी शुरुआत नहीं करता है, फिजिक्स कभी शुरुआत कर ही नहीं सकता एक्चुअली। जब आप कोई एक कदम बढ़ाते हैं, बढ़ाना आपको, जब आप कोई कदम बढ़ाते हैं तब फिजिक्स बोलता है कि अच्छा ठीक है, अब इसके बाद ऐसे सोचो, उसके बाद ऐसे सोचो। बोला है यहाँ पे इस तरह का एक मैग्नेटिक फील्ड है, आप शुरुआत तो कीजिए, देखिएगा हम केवल आपको शुरुआत करा देंगे, फिर आप खुद से सोचने लगेगा। आप शुरुआत तो कीजिए। बेफील्ड है भाई, ठीक है, जेड एक्सिस बाहर है, बेफील्ड अंदर है। क्या लिखा है देखो, क्या क्या लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, छोड़ दो, उसका कोई मतलब ही नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, जब ये इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड से निकलेगा, कहीं से भी निकले, क्या बोलते हो, क्या हम लोग का स्पीड बदल जाएगा कभी? सर डी नंबर होगा सर। हम वही पूछ रहे हैं, स्पीड बदलेगा क्या रोही? नहीं सर। नो सर। अगर स्पीड नहीं बदला तो v और u बराबर होगा? यस सर। तो या तो b होगा या d होगा। ठीक है, यस सर। अब आप बताइए, आप देखिए ये बी फील्ड है बाहर अंदर की तरफ, आप अपने राइट हैंड को यूज कीजिए, देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, वेलोसिटी का डायरेक्शन दिया हुआ है ऐसे, बताइए तो फोर्स किधर लग रहा है? बताइए रोही, मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर या नीचे? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड लग रहा है, बिल्कुल सही। तो जब डाउनवर्ड लग रहा है तो क्या इसका जो y होगा वो नेगेटिव नहीं होगा? हाँ सर। हो गया आंसर, बताइए। ठीक है, और देख लेते हैं। सुभजीत भी सब भेज दिया इसी में ना ग्रुप में, गुड। आगे 21 नंबर, मेरा एक और है। हाँ देख रहे। A conducting loop carrying a current I is placed in a uniform magnetic field pointing into the plane of the paper as shown in figure. The loop will have a tendency to, आप छोड़ दो इस फिगर को, बस आप है ना ऐसा देखो, करंट इसमें ऐसे चल रहा है और एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। आप करंट को देख के एक छोटे से पोर्शन पे बताइए, इस पे फोर्स का डायरेक्शन बताइए, तो करंट का डायरेक्शन इधर से इधर है, बताइए फोर्स का डायरेक्शन सेंटर की तरफ या सेंटर से बाहर? यूज योर राइट हैंड। बाहर से आया सबका? बेफील्ड अंदर, करंट इधर, सेंटर से बाहर, ये फोर्स है, सही है ना? हाँ सर। हर एक पोर्शन के लिए सेंटर से बाहर, बोलो सही है? यस सर। जब हर एक पोर्शन के लिए सेंटर से बाहर है तो ये इसको एक्सपेंड करना चाहता है ना? हाँ सर। ट्राई टू एक्सपेंड, हो गया आंसर।
लिखा है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव, नहीं मूव नहीं करेगा, नेट फोर्स जीरो है। मूव टुवर्ड्स, देखो मूव तो करेगा ही नहीं, इधर वाला फोर्स इससे बैलेंस, ये वाला इससे बैलेंस, ये वाला इससे, मतलब सब बैलेंस है, मूव नहीं करेगा, नेट फोर्स का वैल्यू जीरो है, लेकिन ट्राई टू एक्सपेंड, ट्राई कर रहा है एक्सपेंड करने का। इज दिस क्लियर? Yes, sir. $79. A semicircular current carrying wire having radius r is placed in xy plane with its center at origin. There is non-uniform magnetic field B equals to B naught x by 2 r k cap. B naught is positive constant existing in the region. The magnetic force acting on a semicircular wire will be along. ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है। ये आपके पास सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका करंट I है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -r 0 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है +r 0 0। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड दिया है वेक्टर B इज इक्वल्स टू B नॉट x बाई 2r और डायरेक्शन है k कैप। k कैप, k कैप मतलब आप बोल सकते हो इस फिगर के हिसाब से आउटवर्ड, बोलो जी सुभजीत, बोलो जी सुभजीत, समझे? हाँ सर। अब थोड़ा सा आप ये सब लफड़ा भूल जाइए, इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए। यहाँ एक्स है, आपको सिखाया गया था कि अगर ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, तो वैसे केस में जो इफेक्टिव लेंथ है वो ए से लेके इस बी तक का इफेक्टिव लेंथ होगा और उसी के हिसाब से फोर्स लगेगा। हाँ सर। अब सुनना ध्यान से, क्या हम इफेक्टिव लेंथ ए से बी कहने का मतलब 2r ले लें? बोलो बोलो। यस सर। ये -r और ये +r ले लें, बोलो ठीक है? यस सर। अब हम जो लिखेंगे उसको भी बहुत ध्यान से समझना। जब तुम्हारा x पॉजिटिव है, जब तुम्हारा x पॉजिटिव है तो बी फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है, बोलो ठीक है? लेकिन जब x निगेटिव है ओरिजिन के उधर, ओरिजिन के उधर, तो क्या बी फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है? बोलो बोलो, बोलो जी सुभजीत, पहचाने? सुभजीत आवाज आ रही है? सर आवाज रुक गया था सर। हम बोल रहे हैं कि यहां से राइट में रहोगे, x है पॉजिटिव तो बी फील्ड आउटवर्ड आएगा, लेकिन यहां से लेफ्ट में रहोगे, x है निगेटिव तो ये माइनस आके बी फील्ड अंदर हो जाएगा। यस सर। चलो, यहाँ पे बी फील्ड बाहर है और करंट लेफ्ट से राइट जा रहा है, यहाँ पे बी फील्ड बाहर है, करंट लेफ्ट, तो क्या यहाँ पे फोर्स नीचे लगेगा? बोलो ओबी पे, और यहाँ अंदर इधर है तो क्या यहाँ पे फोर्स ऊपर लगेगा? एओ पे। यस सर। ठीक। अच्छा, इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड होगा इक्वल? हाँ सर इक्वल होगा। इक्वल होगा, तो मेरे हिसाब से लिखा मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन सेमी सर्कुलर वायर विल बी अलोंग। मेरे हिसाब से तो कोई फोर्स ही नहीं बच रहा, मेरे हिसाब से तो जीरो फोर्स बच जा रहा है।
मेरे हिसाब से फोर्स 0 बच जा रहा और हम सही हैं। बात समझे? इन लोग कैसे आंसर दिया हम तुमको बता देते हैं। इन लोग बोला है कि x को x मानिए, प्लस माइनस मत कीजिए। अभी तुम x को पॉजिटिव मान लो k कैप की तरफ बिफिल्ड रखोगे, केवल बाहर रखोगे, केवल बाहर रखोगे कि तो क्या फोर्स बोलोगे? डाउनवर्ड। सर क्लास में हाँ। तो क्या यहाँ पे हम लोग का बिफिल्ड केवल और केवल बाहर रहेगा, करंट उधर रहेगा तो फोर्स नीचे लगेगा? तो आंसर उसके बेसिस पे दिया है, लेकिन हम वैसे नहीं बना सकते। हमको ये सोचना होगा कि ओरिजिन के दोनों तरफ बिफिल्ड अपना डायरेक्शन बदलेगा तो फोर्स अपना डायरेक्शन बदलेगा, और नेट फोर्स का वैल्यू मेरे हिसाब से एकदम हम सही है कि नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है, नेट फोर्स 0 होगा। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक, चलो ठीक, अगला। एक और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट जो बचेगा नेक्स्ट डे देख लेंगे। लिखा है ऐसा, सर्कुलर करंट लूप ऑफ रेडियस इज प्लेस्ड इन अ रेडियल बिफिल्ड एज शोन, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप इज। फिगर देखिएगा ध्यान से, फिगर ही आंसर देगा मेनली। इस पॉइंट को मान के आप एक रेडियल बिफिल्ड बनाइए, और इस रेडियल बिफिल्ड में आप एक ऐसे लूप रखिए। लूप पे करंट ऐसे दौड़ रहा है, किसी भी इंस्टेंट पे ये जो एंगल है वो थीटा है, और ये जो आपका फील्ड है वो बिफिल्ड है। हाँ, गौर करना, हर चीज को समझना, ध्यान से समझना। क्या मेरे इस बी फील्ड का दो कंपोनेंट होगा? क्या मेरे उस बी फील्ड का दो कंपोनेंट होगा? एक ऊपर की तरफ, एक राइट की तरफ। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा, बी का ऊपर वाला कंपोनेंट बी कॉस थीटा, और राइट वाला कंपोनेंट बी साइन थीटा। बोलो सही है? यस सर। हाँ, अब आप लूप को दो बार बनाइए, हड़बड़ाइए मत। मैग्नेटिज्म में कभी भी जल्दीबाजी मत कीजिएगा डायरेक्शन में। आप लूप को दो तरीके से बनाइए। आप लूप पे फील्ड का दो डायरेक्शन बनाइए। एक बनाइए बी साइन थीटा को लेके, मतलब प्लेन में रहेगा, रेडियली आउटवर्ड रहेगा, प्लेन में रहेगा, रेडियली आउटवर्ड रहेगा। बोलो सही है? प्लेन में रहेगा, रेडियली आउटवर्ड रहेगा, वैल्यू है इसका बी साइन थीटा। और अगला बी कॉस थीटा क्या है? प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, हर जगह प्लेन के परपेंडिकुलर है। बोलो समझ में आ रहा सबको? हाँ सर। और ये आपका बी का कॉस थीटा। करंट घूम रहा है भाई ऐसे, ये करंट है आई, ये करंट है आई। अब चलिए जरा सोचिए, ये जो बी फील्ड है प्लेन में, ये जो बी फील्ड है प्लेन में, अगर स्टूडेंट केवल बी फील्ड देखा तो वो बी फील्ड को कैंसिल कर देगा। बोलो है ना? यस सर। लेकिन जरा दिमाग दौड़ाओ, प्लेन के बाहर बी फील्ड और करंट है इस डायरेक्शन में। क्या हर जगह, क्या हर जगह, हर जगह देखो, हर जगह देखो, हर जगह देखो, हर जगह देखो, बी फील्ड बाहर, करंट ऐसे घूम रहा है थंब के डायरेक्शन में, हर जगह। क्या हर जगह फोर्स ऊपर आ रहा, ऊपर? हाँ सर। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है, और वो अपवर्ड फोर्स कितना होता है? बी आई एल। बी कितना लोगे? तो बी का साइन थीटा लोगे, आई आई है, और एल के जगह पे 2 पाई आर, एल के जगह पे 2 पाई आर। जब यहाँ बी फील्ड ऊपर है और करंट इधर है, तो तुम हर जगह फोर्स देखो अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे एफ नेट का वैल्यू 0 है। तो क्या बोलते हो? नेट फोर्स तो इतना बच जाएगा ना, बी साइन थीटा आई इंटू 2 पाई आर।
कुछ है? कुछ है? सी वाला 2 पाई r I b sin थीटा, ओके? हाँ सर। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं शुभजीत, नेक्स्ट देख लेंगे, ठीक है? अगले दिन आपका डाउट, अगले दिन, हाँ ठीक है, सब भेज दीजिए, अगले दिन पूरा डाउट पे ही क्लास लेंगे। टाइम बचेगा तो EMI स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पहले डाउट बताएंगे, नेक्स्ट डे आपका, ओके? यस सर, डाउट क्लास ही रखिएगा। हाँ ठीक है, पूरा डाउट क्लास रखेंगे। आप लोग जितना भेजे, आप 2 क्वेश्चन भेज रहे हैं, 3 क्वेश्चन, इसमें नहीं होगा, और भी क्वेश्चंस होगा तो उसको भेज के रखना, और भी भेज देंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट डे मिलते हैं और फिर। भी भेजेंगे। हाँ ठीक है, आप भेज दीजिए ना, बनाना बताना मेरा काम है, यही मेरा काम है, ठीक है? और क्वेश्चन बताना ही सबसे इंटरेस्टिंग, हम भी सीखते हैं, आप भी सीखते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट डे से, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।